स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बनकर आया था, तब मैंने अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित किया था। मेरी मातृभाषा तेलुगु है, इसलिए नियम के अनुसार मैं तेलुगु में भी अपनी बात रख सकता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि आज हिंदी में सदन को संबोधित करूं, क्योंकि सत्ता पक्ष से होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं संघ की राजभाषा का सम्मान करूं। यदि शब्दों के चयन के कारण मेरे संबोधन में कहीं ठहराव आता है, तो मुझे इस बात के लिए आप क्षमा करेंगे। आज इस सदन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा चल रही है। मैं किसानों की इस समस्याओं के समाधान की इच्छा से चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। आज देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी फसलों के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समस्या केवल छोटे किसानों की है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के समस्त किसानों की इस समस्या ने खेतीबाड़ी से संबंधित कई और समस्याओं को जन्म दिया है। इससे हमारी पूरी कृषि व्यवस्था के सामने संकट पैदा हो गया है। मैं सदन में उपस्थित सभी पक्षों के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। देश की जनता ने विपक्ष में बैठी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक निर्णय लिया है, जिसके कारण उनका लगभग 72 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं आपकी पार्टी के नेतृत्व में बनी विभिन्न राज्य सरकारों को भी सचेत करता हूं कि वे जनता से किए गए वायदे को पूरा करें। यदि वे शीघ्र से शीघ्र किसानों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे, तो किसान उनके विरुद्ध वैसा ही निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे जैसा पिछले आम चुनाव में लिया था। मेरा मानना है कि कृषि प्रधान देश होने के नाते इस सभा के अधिकतर सदस्य किसानों के वोट से चुनकर आते हैं। जो हम चुनते हैं उनमें से 2/3 किसान पूर्णतः गरीब हैं। ये छोटे और सीमांत किसान बड़ी मुसीबत में हैं। ये ऐसे किसान हैं जिनका सबसे अधिक शोषण हुआ है। पूर्व की सरकार ने इन किसानों की स्थिति के बारे में कभी विचार नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 72 वर्षों के शासनकाल में सभी सरकारें इसके प्रति उदासीन रही। पैरा। सभापति महोदय, पिछले वर्ष हमारे गृह राज्य में भ्रम के कारण सरकार और जनता के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। हिंसा का रास्ता अपनाए जाने की कोशिश की गई। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसे तरीकों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश के विकास में सभी का योगदान बराबर है। कोई भी व्यक्ति या वर्ग अकेले देश का विकास नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि सदन के अधिक से अधिक सदस्य इस पर विचार विमर्श में हिस्सा लें।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिम जातियों, अन्य पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान देकर विशेष काम करने का बीड़ा उठाया है। वे इन क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। वे चाहते हैं कि आबादी का कोई भी हिस्सा यह न समझे कि हम उन्हें भूल गए हैं। उनकी उपेक्षा से हम सबको हानि होगी। इस समय उनका ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता की ओर है। वर्षों तक इन इलाकों में आवागमन की बहुत बड़ी समस्या रही। बरसात के दिनों में पूर्वोत्तर के कई हिस्से शेष भारत में से कट जाते हैं। वहाँ के लोगों से हमारा संबंध टूट जाता है। हमारी सरकार ने इन बढ़ती हुई दरारों के चक्र को नियंत्रण में लाने और वहाँ रोजगार पैदा करने की दिशा में सफलता पाई है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। हमें इसके लिए काम करना है। सभापति जी, आर्थिक क्षेत्र में हमारी सरकार का लक्ष्य स्वदेशी व आर्थिक स्वराज्य है। हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह विश्वास दिलाना होगा कि हमारे अंदर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने की भी क्षमता है। मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनको मैं स्वयं बहुत महत्व देता हूँ। पहला और सबसे प्रमुख बात यह है कि जब भी राष्ट्रीय हित की बात हो, हम सबको दलगत स्थिति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय स्तर पर कई दलों की अपनी अलग मजबूरी होती है, परंतु वह मजबूरी राष्ट्रहित से बड़ी नहीं हो सकती। हमें राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार का समर्थन करना चाहिए। समय की कमी है, अतः आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।